हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ अवर जर्नल एंट्रीज विदाउट जीएसटी, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर परफॉर्म्ड और पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू मेक एडजस्टमेंट्स इन द अकाउंट्स। मतलब ये वो एंट्रीज नहीं है जिसमें आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन हो गई और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्ट लाइक परचेज, सेल, एक्सपेंसेस पेड एटसेट्रा। रादर ये इंटरनल एंट्रीज हैं जो आप करते हैं टू मेक एडजस्टमेंट्स इन द अकाउंट्स। मतलब आप अपने अकाउंट्स में एंट्रीज ऑलरेडी कर चुके हैं। थ्रू आउट द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस ने की, उनकी जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब आपको उन एंट्रीज में, उन अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है सो दैट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। मतलब आप जब ईयर एंड में अकाउंट्स को क्लोज करते हो, उसके बाद हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसके दो पार्ट्स हैं। लाइक इंट्रोडक्टरी क्लास में शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट्स है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग करने के बाद हम फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी पोजीशन दिखाई जाती है। सो ये स्टेप इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपके जो फाइनल स्टेटमेंट्स हैं वो आपका प्रॉफिट, दैट मीन्स योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, इसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब उसकी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की क्या पोजीशन है। तो ये पोजीशन करेक्टली रिकॉर्ड हो, सही चीज कन्वे की जाए, इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज जरूरी है। तो ये किसी बाहर वाले के साथ आप एंट्रीज नहीं कर रहे हो, एंट्रीज आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब उन एंट्रीज में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। जैसे नंबर 1, अगर हम एक्सपेंसेस देखें, थ्रू आउट द ईयर आपने इतने एक्सपेंसेस पे किए हैं, लाइक ऑडिट फी पे की, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, सैलरीज पे की, वेजेस पे की, और भी डिफरेंट एक्सपेंसेस आपने पे किए। अब थ्रू आउट ऑफ द ईयर जब जब आप एक्सपेंसेस पे करते हो आप उनको लिख लेते हो, राइट। बट ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट थोड़ी ज्यादा कर दी हो, या हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस आपने अभी पे ही नहीं किए, दैट इज एक्सपेंसेस नॉट येट पेड और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इसका रीजन क्या हो सकता है? लाइक आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हो, वेजेस दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, सो किसी टाइम पे आपको लगता है कि कैश पोजीशन थोड़ी टाइट है, सो आप उस पोजीशन पे पूरा सैलरी अभी उनको नहीं दे पा रहे हो। तो आप अपने एम्प्लॉयज को बोलते हो कि मैं अभी आपको इतनी सैलरी दूंगा, बाकी सैलरी आपको नेक्स्ट मंथ में दे दूंगा, नेक्स्ट मंथ की सैलरी के साथ। दिस थिंग कैन हैपन विद रेंट ऑल्सो। आपने बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है अपनी फैक्ट्री के लिए या अपनी शॉप के लिए, आप अभी कैश पोजीशन टाइट है, आपने कुछ नई चीज खरीद ली, बिजनेस में उतनी कैश नहीं है, तो आपने रेंट के लिए लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि मैं पेमेंट आपको नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। अब अगर ये विद इन द ईयर चल रहा है, मे बी आपने जून के मंथ का रेंट जुलाई में पे कर दिया, या जुलाई के मंथ का रेंट अगस्त के मंथ का रेंट 2 बार नहीं दिया, सितंबर में पूरा पे कर दिया, तो वो तो विद इन द ईयर एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर यही प्रॉब्लम आपके ईयर एंड पे आती है कि मार्च का मंथ है, आप पे नहीं कर पा रहे हो या कोई रीजन है तो आपने पे नहीं किया, सो अब आपका ये रेंट रिकॉर्ड में नहीं आया, इसका मतलब आप अपना एक्सपेंडिचर पूरे ईयर का करेक्टली नहीं दिखा रहे हो। सो अगर आप ऐसे ही अपना अकाउंट्स क्लोज कर दोगे तो आपका रेंट मार्च मंथ का उसमें आएगा नहीं, दैट मीन्स आपके एक्सपेंसेस कम आए। अगर आप एक्सपेंसेस कम दिखा रहे हो तो आपकी स्टेटमेंट्स भी फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपको इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देंगी। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि ईयर एंड पे हम अपने इनकम्स और एक्सपेंसेस को मेजर करें और चेक करें कि इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस तो नहीं है। अब जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग मतलब आपको पे करना था, पे नहीं कर पाए, इसका ऑपोजिट है एडवांस। आप अपने रेंट टाइमली पे करते हो, बट आपके लैंडलॉर्ड को किसी मंथ में, किसी पर्टिकुलर मंथ में कैश की जरूरत पड़ गई, उसने आपको रिक्वेस्ट करी कि मुझे आप अगले क्वार्टर का रेंट एडवांस में दे दो, ठीक है। सो आपने नेक्स्ट 3 मंथ्स का रेंट भी अभी पे कर दिया। अब आप एंट्री कर दोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने तो एक्सपेंस पे कर दिया।
बट वो एक्सपेंस इस ईयर का नहीं है। सो अगर आप उस एक्सपेंस को इस ईयर में एज एन एक्सपेंस लिखते हो तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। दैट मीन्स आपकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो सही नहीं दिखाई जा रही होगी। सो इसलिए जरूरी होता है कि एट द एंड हम अपने एक्सपेंसेस को उनके ड्यू अमाउंट से, मतलब उनके कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट से जो हमें एक्चुअली देना बनता है, उससे कंपेयर करें और आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस को सॉल्व करें। सो एक्सपेंस के रिगार्ड में वी कैन हैव टू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स। या तो हो सकता है आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या हो सकता है कि आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो? आपने पैसा एडवांस में दे दिया, आपने नेक्स्ट 3 मंथ्स का रेंट पे कर दिया, तो अब वो आपने उस एक्सपेंस को यूज तो नहीं किया ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो आप बिल्डिंग को यूज करोगे वो तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में करोगे जब आप रेंट पे नहीं कर रहे हो। सो इसे हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं कि हमारा एक्सपेंस का ये पार्ट अभी एक्सपायर, यूज नहीं हुआ, अभी यूज होगा, तो ये हमें एक्सपेंस बेनिफिट देगा नेक्स्ट क्वार्टर में। सो अगर ये क्वार्टर एंड ऑफ द ईयर में आ रहा है, इसका मतलब अब नेक्स्ट ईयर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं हम ईयर एंड पे, जब हम ये अमाउंट्स को मेजर करते हैं कि क्या पोजीशन है, हमें ट्रू पोजीशन बिजनेस की दिखानी है। सो एनुअल एक्सपेंसेस ईयर के दिखाने हैं, एनुअल इनकम ईयर की दिखानी है। तो अगर किसी रीजन से ये एनुअल इनकम कम या ज्यादा हो रही है तो उसे एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री है उसे एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। सो अब आ गया आपका एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब ये मान के चलो कि जब आपने पे किया एडवांस में तो आपने एंट्री कर दी है, दैट मीन्स आपने इसकी एंट्री क्या कर दी होगी, जस्ट कंसिडर दैट। सो सपोज आपने रेंट पे किया, क्योंकि आपने एडवांस में पे कर दिया, आपकी बिल्डिंग थी 1000 पर मंथ के रेंट में, आपने एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का रेंट एक्स्ट्रा पे कर दिया 15,000। सो जब आपने ये पे किया होगा आपने एंट्री कर दी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज। आपको अपने प्रीवियस वीडियो से इन एंट्रीज के रूल्स को रिवाइज कर लेना है। सो रेंट आप पे कर चुके हो। जब भी हम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमने कुछ लिखा हुआ है क्या। अगर कुछ लिख चुके हैं तो उसको चेंज करना है, उसको करेक्ट करना है, वो एडजस्टमेंट है। सो जो हमने एडवांस में पे किया वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम रेंट लिख चुके हैं 15,000, बट हमें पता है दैट आउट ऑफ 15,000 3 मंथ्स रेंट ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो जब हमें अपनी बुक्स में एक्सपेंस शो करना है तो रेंट 15 की जगह 3 माइनस होके आना चाहिए। इसका मतलब जो आउटस्टैंड आपका जो प्रीपेड रेंट है, रेंट पेड इन एडवांस है, वो इस रेंट में से कम हो जाना चाहिए। तो अब आपको इसकी एंट्री के लिए रेंट अकाउंट को क्रेडिट करना होगा 3000 से, क्योंकि अकाउंट्स में हम प्लस माइनस करते हैं डेबिट क्रेडिट से। जब रेंट पे किया हमने उसे डेबिट किया, मतलब प्लस कर दिया। अब हमारा रेंट एक्सपेंस कम हो रहा है, तो रेंट एक्सपेंस को कम करने का मतलब है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो जब एक्सपेंस हो रहा है उसे डेबिट करेंगे, लेकिन अगर एक्सपेंस को कम करके दिखाना है तो उसे ऑब्वियसली क्रेडिट करेंगे। लाइकवाइज अगर आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखते हो तो उसमें आपके पास है A इज इक्वल टू L प्लस C इक्वेशन, जिसमें आप इनकम माइनस एक्सपेंस करते हो जो इधर आ जाता है। सो एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू L प्लस C प्लस I। सो आपके टी शेप अकाउंट में ये डेबिट्स है, मतलब जब एसेट्स इंक्रीज हो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो वो डेबिट है। सो अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट है। ये जो रूल्स हैं ये मैंने पिछले वीडियोस में मॉडर्न एंड क्लासिफिकेशन में समझाए हैं। सो इफ यू आर फॉलोइंग दोज वीडियोस तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे डेबिट क्रेडिट। दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड डेबिट क्रेडिट उनको पिछले वीडियोस को देखना पड़ेगा। सो अब यहाँ क्या समझ रहे हैं, अगर ये एंट्री आपको क्लियर है, जब रेंट पे किया डेबिट कर दिया, अब उसे कम करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। किसके थ्रू करेंगे? रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट।
क्योंकि अब हमारे पास एक एसेट जनरेट हो गई। अब ये एक्सपेंस नहीं है, 3000 हमारा इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये हमें बेनिफिट देगा। सो जो भी बेनिफिट देने वाली चीजें होती हैं उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए हमें बेनिफिट देगा कि हम 3 मंथ्स उस बिल्डिंग को यूज करेंगे और रेंट पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से दिया हुआ है। सो ये एक एसेट जनरेट हुई है, जिसे करंट एसेट भी कह सकते हो। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, एडवांसेस के लिए। अगर हमने एक्सपेंस एडवांस में पे किया है तो एक्सपेंस को कम करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे, और एक्सपेंस पेड इन एडवांस अकाउंट और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, इसे आप डेबिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ एडवांस पेड or prepaid expense. You can write a narration also being the expenses paid in advance. Adjustment for prepaid expenses. So इसका इफेक्ट ये हो जाएगा, आपके एक्सपेंसेस ट्रू वैल्यू पे आ जाएंगे क्योंकि कम हो गया। आपके पास एक एसेट शो होगी जो एक्चुअली आपकी सही पोजीशन शो कर रही है कि आपको फ्यूचर में ये बेनिफिट मिलना है। ओके, नाउ ऑपोजिट ऑफ दिस इज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। मतलब आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह गया, आपका एक्सपेंस ड्यू था बट आपने पे नहीं किया। सो किसी मंथ में आपके कैश की पोजीशन अच्छी नहीं थी, आप पे नहीं कर सके। सपोज आपके पास लेट अस से ऑडिट फी आपको पे करनी थी, अकाउंट्स आपने चेक करवाया अकाउंटेंट से, आपको उसे ऑडिट फी पे करनी थी 5000 ईयर एंड पे। मार्च के एंड में अकाउंट्स चेक कराए, बट यू आर नॉट हैविंग सफिशिएंट मनी। सो आपने उसे कहा कि 4000 आप अभी ले लो, 1000 में आपको नेक्स्ट मंथ, मतलब मे बी मई में और अप्रैल में, किसी और मंथ में दूंगा। सो अब इस 31 मार्च को क्या पोजीशन है कि आपने 4000 की फीस पे की है, एक्सपेंस पे किया है 4000 का। तो जो आपने एक्सपेंस पे किया उस टाइम आपने एंट्री कर दी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4000। अब अगर आप इस एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं करोगे तो आपकी बुक्स 4000 का एक्सपेंस शो करेंगी और इसी से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा, जो कि इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर तो 5000 था ना, राइट। सो आपको 1000 रुपीज जो आपने पे नहीं किया, जिसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब पे नहीं कर पाए, उसे आपको रिकॉर्ड करना होगा। अब क्योंकि आपने अभी पे नहीं किया, दैट मीन्स आपको इसे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। यू आर प्रोमिसिंग इन फैक्ट कि ये 1000 रुपीज में आपको नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ पे करूंगा। सो जो हमारे फ्यूचर के पेबल्स होते हैं उन्हें हम लाइबिलिटी बोलते हैं। सो हमने एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज अ लाइबिलिटी जनरेट कर लिया, तो एज अ लाइबिलिटी इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस ऑफ द ईयर है, सो एक्सपेंस को हमें लिखना पड़ेगा। 4000 आपने पे किया, आपने रिकॉर्ड कर लिया। 1000 आपने अभी पे नहीं किया है बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस, तो उसे एज एन एक्सपेंस आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे, जो आपने लाइबिलिटी जनरेट की। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस टू एक्सपेंस अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इसे आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, इसे एक्रूड एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली आपने किसी पर्सन से लोन लिया, ठीक है, अब लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। सो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है। अगर आप किसी पीरियड में इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो तो एक्सपेंस तो फिर भी रहेगा ना, क्योंकि आपके बिजनेस ने ये प्रॉमिस किया है कि ये इंटरेस्ट आपको पे करना है। सो वो आपके ईयर के एक्सपेंस में आना चाहिए। सो एज एन एक्सपेंस उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो पे नहीं हुए, क्योंकि पे नहीं हुए तो रिकॉर्ड नहीं हुए। आपने वही रिकॉर्ड किया जो पे किया, तो जो पे नहीं किया वो अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, सो इसलिए इसे अब रिकॉर्ड करेंगे। सो एज एन एक्सपेंस इसको रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट कर दिया, और क्योंकि पे नहीं हुआ सो इट इज पेबल। पेबल मतलब लाइबिलिटी, तो उसे एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। सो क्रेडिट करने का रीजन क्या है कि ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, पे करना है। तो जो पे करने होते हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। एज अगेंस्ट दिस, जब आप एडवांस नोट कर रहे हो तो आपको अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं, और एडवांस एक एसेट बन जाता है बिकॉज ये आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर में।
सिमिलर एडजस्टमेंट हो सकती है इनकम की। एक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कई बार आपको इनकम एडवांस में मिल सकती है। हो सकता है सामने वाला पर्सन है, उसके पास सफिशिएंट कैश है, वो आपको एडवांस दे देता है, या आपको कैश की जरूरत है तो आपने उस पर्सन को कहा कि मुझे इस बार एडवांस दे दो, अगली बार नहीं देना पड़ेगा, आपको एडवांस चाहिए, आपने एडवांस में ले लिया, राइट। सो आपको एडवांस में अगर कोई इनकम रिसीव हो गई है, अब इसे कैसे एंटर करेंगे? रिसीव होने का मतलब है कि आप ऑलरेडी इनकम को रिसीव कर चुके हो। सो जब ये इनकम रिसीव हुई थी, व्हेन इनकम वाज रिसीव्ड, आपने एंट्री क्या की होगी? सपोज आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का बिजनेस करते हो, आप पॉलिसीज बेचते हो, उसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिलती है, ठीक है। अब आपको कभी पैसे की जरूरत थी, आपने अपने क्लाइंट से कमीशन पहले ले ली, सो आपको कमीशन रिसीव हो गई एडवांस में, आपको इनकम पहले मिल गई है। सो जब आपको पैसा मिला, आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मिला, राइट, टू इनकम अकाउंट। जो भी इनकम मिली उसे क्रेडिट कर दिया। सपोज आपको कमीशन मिल गई 15,000 की, बट ये एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हो जब पैसा मिला। अब एडजस्टमेंट क्या होगी कि इस 15,000 में से सपोज 5,000 आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिला। इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो 15 नहीं है, आपकी इनकम 5 कम होनी चाहिए, क्योंकि ये 5,000 नेक्स्ट ईयर की इनकम है, राइट। सो अब इनकम जब रिसीव हुई उसे क्रेडिट करते हैं, तो इनकम को कम करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट करना पड़ेगा। सो इनकम अकाउंट डेबिट 5,000। अब दूसरा अकाउंट क्या आएगा? अगर आपको इनकम पहले ही मिल गई है, इसका मतलब आपने एक लायबिलिटी जनरेट कर ली कि अब आप नेक्स्ट ईयर अपनी सर्विसेज उस पर्सन को देंगे, उसके बदले में पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा तो अभी मिल चुका है, पैसा अभी आ चुका है। तो आपने अब एक प्रॉमिस दे दिया, आपने एक लायबिलिटी जनरेट कर ली कि मैं अब आपको सर्विसेज नेक्स्ट ईयर भी दूंगा। सो टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। सो इसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं, और ये एक लायबिलिटी जनरेट हुई है। सो जब भी लायबिलिटी जनरेट होती है, क्रेडिट होता है, एसेट्स जनरेट होती हैं, एसेट्स डेबिट होती हैं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस पे और आपके ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बेसिस पर भी एसेट्स जब आती हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब एसेट क्रिएट होती है, डेबिट होती है, लायबिलिटीज जो क्रिएट होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। सो इनकम डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। फिर से समझो, जो आपको इनकम एडवांस में मिली है, इसका मतलब आप ऑलरेडी इनकम रिसीव कर चुके हो, और इस टाइम आप उसे सिर्फ एडजस्ट कर रहे हो, उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो जब इनकम मिली थी, पूरा अमाउंट आपने लिख दिया, बट एंड में आके एडजस्टमेंट करते हुए देखा कि ये तो 5,000 नेक्स्ट ईयर के लिए था। अगर मैं अभी 15,000 इनकम दिखा दूं तो मेरा अकाउंट मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मेरी इनकम इस साल की 15 नहीं है, 10 है, तो मुझे इसमें से 5 कम करने हैं। बट अकाउंट्स में हम ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ गलत है तो उसको क्रॉस कर दो और ठीक लिख दो। इट इज नेवर डन। हमें डेबिट और क्रेडिट के मोड से इन्हें प्लस माइनस करना है। इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो जब इनकम को ऐड करना है, बढ़ाना है, वो क्रेडिट होगी। लेकिन जब इनकम को कम करना है, थोड़ा करना है, तो उसे रिवर्स, डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट का रिवर्स डेबिट, सो क्रेडिट से डेबिट। सो इनकम को कम करने के लिए उसे डेबिट किया, और क्योंकि एक लायबिलिटी जनरेट हुई है कि सर्विसेज देंगे, ठीक है, सो इसे हम क्रेडिट करेंगे। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसकी एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। You can write narration being the adjustment entry for income received in advance. इसमें हम हमेशा लिखेंगे being the adjustment entry for so and so. तो जितने की एडजस्टमेंट करनी है उसके लिए ये एंट्री की जाएगी, राइट। सो इस तरह से इनकम एडवांस में लिखने की एंट्री आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इनकम।
और एक्रूड इनकम, मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमें इनकम ड्यू हो गई, हमारा राइट बन गया या हमारी इनकम ड्यू है लेकिन हमें मिली नहीं है। सो अगर हमें इनकम अभी मिली ही नहीं है, इसका मतलब हमने अब तक कोई रिकॉर्डिंग की नहीं है, बट एंड में आके हमें एज एन इनकम उसे रिकॉर्ड करना होगा। सो जब इनकम को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी इनकम्स क्या हैं, क्रेडिट होती हैं। इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। सो इनकम जब भी रिकॉर्ड होगी क्रेडिट होगी। अब इस इनकम के बदले में मिला क्या, हमारा रूल तो डेबिट क्रेडिट का गिव एंड टेक है ना, क्या मिला क्या गया। सो हमें इनकम जनरेट की, इनकम क्रेडिट हो गई, बट इनकम मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं, तो उसे हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्योंकि अगर हमें मिली नहीं है इसका मतलब हमें नेक्स्ट ईयर में ये इनकम मिलेगी। सो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। सपोज आपने एक पर्सन को लोन दिया 1 अक्टूबर को, ठीक है, 10,000 का लोन दिया 10% इंटरेस्ट पे, और आप जब इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हो तो आपने कुछ टर्म्स लिखी होंगी। सपोज आपने कहा कि मुझे एनुअली 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट पे करते रहना। आपने 5 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए लोन दे दिया इस डेट को और कहा मुझे इसी डेट को हर साल इंटरेस्ट देना। अब आपको लोन का इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में, ठीक है। आपने सपोज 1 अक्टूबर 2020 को लोन दिया तो आपको इंटरेस्ट इसका मिलना है 1 अक्टूबर 2021 को, लेकिन आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 2020 को। अब इस डेट को जब आप अपने अकाउंट्स को चेक करोगे तो कहोगे अरे ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट तो मेरा ड्यू बनता है, ये एक्रू हो चुका है। एक्रू तो टाइम से हो जाता है ना, हर महीने इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए टर्म्स बना लेते हैं कि हम एनुअली लेंगे, हाफ ईयरली लेंगे। तो अब ये जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है ये आपका एक्रू हो चुका है, टाइम के बेसिस पे ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपकी इनकम बन गई है, बट मिलनी एज पर कॉन्ट्रैक्ट कब है, 1 अक्टूबर को। तो इस इनकम को लिखना तो पड़ेगा। सो एज एन इनकम इसे यहां आप रिकॉर्ड करोगे 10,000 10% फॉर 6 मंथ्स, ये आ जाएगी आपकी इंटरेस्ट इनकम। और क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर मिलेगी तो जो भी हमें फ्यूचर में रिसीव होना होता है, रिसीवेबल्स, वो हमारी एसेट्स होती हैं। सो इसे आप डेबिट कर दोगे। सो बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम, राइट। सो इस तरह से आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हो एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स को। अगेन रिमेंबर, आप इसमें एंट्रीज को लर्न करने के लिए शॉर्टकट मत यूज करो कि मैं चारों के रट्टे लगा लूं। इसकी जगह आप समझने की कोशिश करो कि किया क्या जा रहा है। रट्टे लगाने से क्या है, आप अभी तो एंट्री कर लोगे, बट ये सिर्फ यही यूज नहीं होनी है। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स, राइट, लेजर अकाउंट्स बनेंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, स्टेटमेंट्स बनाओगे, तो हर जगह कितनी बार रटोगे। आप बेसिक चीज याद रखो ना कि मुझे इनकम में या एक्सपेंस में करना क्या है, इसे इंक्रीज करना है या इसे डिक्रीज करना है। और आपके नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स हैं, इसमें डेबिट में सारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट में इनकम होती है, ये इनके पॉजिटिव्स हैं। सो अगर एक्सपेंस लिखना है डेबिट होना चाहिए, इनकम लिखनी है क्रेडिट होनी चाहिए। बट अगर आप इनको कम करना चाहते हो तो कमी क्या हो जाएगी इसकी, रिवर्स में, ठीक है। एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट, इनकम कम होगी तो डेबिट। पहली चीज ये सोच लो कि इनकम या एक्सपेंस को क्या करना है, आपके पास एक पार्ट क्लियर हो जाएगा कि इसे डेबिट या इसे क्रेडिट करना है। सेकंड चीज आप ये सोचो कि मैंने एसेट जनरेट की है या लाइबिलिटी जनरेट की है। अगर ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसका मतलब क्या है कि ये इनकम अभी मिली नहीं है, अगले साल मिलेगी। तो जो भी हमें मिलना होता है वो हमारी एसेट होती है, तो एसेट्स को डेबिट करते हैं, ठीक है। सो लॉजिकली सोचोगे और ये चारों एंट्रीज आप लर्न कर लोगे। लास्ट इसमें एडजस्टमेंट एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जो हमने फिक्स्ड एसेट्स की ट्रांजैक्शंस में भी रीड की थी। क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की लिमिटेड लाइफ होती है तो उनकी कॉस्ट को उनकी लाइफ पे स्प्रेड कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब आपने मशीन खरीद ली 1 लाख की, इसकी लाइफ है 5 इयर्स की, सिंपल टर्म्स में समझा रही हूं। इसका मतलब 5 साल में ये मशीन हमारी खत्म हो जाएगी, मतलब यूजफुल नहीं रहेगी। उसके बाद ये स्क्रैप की तरह, कबाड़ की तरह बिकनी है। तो अब अगर आप इसको एज इट इज शो करोगे तो हमारे अकाउंट्स गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1/5 ऑफ द एसेट इज बीइंग यूज्ड, इसकी यूटिलिटी खत्म होती जा रही है। सो इसकी कॉस्ट का 1/5 20,000 हर साल हमें
खत्म करना है, कम करना है, ताकि जब 5 साल के बाद आफ्टर 5 years व्हेन योर एसेट इज नॉट देयर फॉर यूज, तो बुक्स में भी वो खत्म हो जानी चाहिए। तो बुक्स में से एसेट्स को रिड्यूस करने के प्रोसेस को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन की एंट्री है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, सो एज एन एक्सपेंस आप इसे डेबिट करते हो, और क्योंकि इससे आप बुक्स में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम कर रहे हो, तो फिक्स्ड एसेट्स को रिड्यूस, एसेट्स जब आती हैं तो डेबिट होती हैं, जब कम होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। अगेन इसमें आप किसी एक्सटर्नल पर्सन से डील नहीं कर रहे हो, आप किसी को अपनी एसेट का एक पार्ट काट के नहीं दे रहे हो। ठीक है ना, सो ये आपकी एसेट यूटिलिटी में खत्म हो रही है। सो ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है, इसलिए खुद से ही ये एंट्री हमें करनी पड़ती है। सो दीज आर ऑल 5 entries that we make under adjustment entries. Now consider an example to understand these properly. So we have number 1, interest due but not received. Again remember, जर्नल एंट्रीज जो एडजस्टमेंट की हैं, इन्हें समझने का तरीका क्या है, आप इनको 2 तरह से समझ सकते हो। नंबर 1, आप इन्हें एक्सपेंस या इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि ये इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है, उसे प्लस करना है, माइनस करना है, मतलब डेबिट क्रेडिट क्या करना है। सेकेंडली, आप इनको एज एन एसेट और लाइबिलिटी क्या जनरेट हुआ उसके अकॉर्डिंगली समझ सकते हो। सो इंटरेस्ट ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट क्या है? इसका मतलब इस ईयर का इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया लेकिन आपको मिला नहीं, तो ये आपकी इनकम का पार्ट है। इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था, मिला नहीं है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर करंट ईयर इनकम। सो इसे एज एन इनकम हमें लिखना होगा। सो इनकम की तरह जब हम इसे लिखेंगे, इनकम्स आर क्रेडिटेड। सेकेंडली, इसमें क्या जनरेट हुआ? क्योंकि ये अभी रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमें फ्यूचर में रिसीव होगा। सो जब हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलना होता है, सो वो हम कहते हैं हमारा एसेट जनरेट हो गया। सो ड्यू इंटरेस्ट अकाउंट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सो एज एन एसेट इसे डेबिट कर दिया। ठीक है, सो ये आपकी एंट्री हो गई, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सेकेंड इज सैलरीज ड्यू टू स्टाफ 18,000। सैलरी आपको स्टाफ को देनी थी, आपने अभी ड्यू मतलब ड्यू हो गई है, जो डेट है, जिस डेट पे पेमेंट करनी चाहिए वो डेट आ चुकी है, लेकिन आपने पे नहीं की है, इसका मतलब इसे अभी रिकॉर्ड नहीं किया। सो आपको इसे अभी रिकॉर्ड करना है। सो सैलरी आपको रिकॉर्ड करनी है। सो एज एन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। सो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया 18,000 से। अब इसके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, ये स्टाफ को क्योंकि देनी बनती है, इसका मतलब आपने एक लाइबिलिटी जनरेट कर ली, दैट इज ड्यू सैलरी अकाउंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 18,000। ठीक है, सो बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस यू कैन सी थ्रू द नोट्स ऑल्सो। अगर आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, एंट्री है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो आप ये एंट्री को समझ के इसके थ्रू एंट्री कर सकते हो, या आप हर बार इस चीज को अपने दिमाग में बैठाते जाओ कि हमें एंट्री करने के लिए, एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए 2 चीजें सोचनी है। एक तो ये कि ये इनकम या एक्सपेंस का पार्ट है, क्या है, रिकॉर्ड करना है या एडजस्ट करना है। ठीक है, सेकेंडली, इससे हमारी एसेट या लाइबिलिटी क्या जनरेट हुई, उसके थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। नाउ कंसिडर थर्ड, आउट ऑफ रेंट पेड इन दिस ईयर 2,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। मतलब आपने इस ईयर में रेंट पे किया था, उसमें से 2,000 का रेंट नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। सो रेंट क्या है, पेमेंट हो रही है ना, रेंट इज योर एक्सपेंस, आपको पे करना होता है। सो ये आपका एक्सपेंडिचर है। सो एज एन इनकम और एक्सपेंडिचर अब आप ये सोचिए कि इसे रिकॉर्ड करना है या एडजस्ट करना है, क्या करना है इसको, क्योंकि ये पे कर चुके हो, इट मीन्स आपने रिकॉर्ड पहले कर लिया हुआ है, अब इसे सिर्फ एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है कि इसमें से 2,000 आपका नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करते हैं।
सो जो एक्सपेंसेस हैं, जब एक्सपेंसेस पे होते हैं वो डेबिट किए होते हैं। सो जब भी आपने रेंट पे किया होगा, आपने एंट्री की होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आप पहले से कर चुके हो। अब एडजस्ट करने के लिए क्या है, रेंट आपका कम होना चाहिए क्योंकि ये इस ईयर का नहीं है। सो एक्सपेंसेस को जब हमें एडजस्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो वो क्रेडिट होंगे। सेकेंडली, एज एन एसेट और लाइबिलिटी, अगर हमारा रेंट पेड है नेक्स्ट ईयर के लिए, इसका मतलब रेंट, प्रीपेड रेंट जो है ये क्या बन गया, हमारी एसेट या हमारी लाइबिलिटी। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट मतलब हम पे कर चुके हैं। इट मीन्स अब नेक्स्ट ईयर हमें बिल्डिंग की फैसिलिटी मिलेगी, जिस चीज का रेंट हमने दिया है वो चीज हमें मिलेगी और हमें कुछ भी पे नहीं करना, विच मीन्स कि ये हमारी एसेट जनरेट हो गई। जब भी हमें फायदे मिलने होते हैं फ्यूचर में तो वो हमारी एसेट होती है। सो प्रीपेड रेंट हमारी एसेट जनरेट हुई, इसलिए उसे डेबिट कर दिया, और एक्सपेंस में से इसे हटाना पड़ा इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया। फोर्थ, रिसीव्ड कमीशन 10,000 बाय चेक, ये अभी मिली है, तो जब कमीशन मिलेगी हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 10,000। ये आपने एंट्री कर ली। हो सकता है ये कमीशन आपको पहले से मिली होती, इसका मतलब ये एंट्री पहले कहीं की हुई है। अब क्या लिखा है, इसमें से 4,000 हमारा एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब इस कमीशन में से 4,000 इस ईयर का है ही नहीं। सो क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसे रिकॉर्ड नहीं करना, इसे एडजस्ट करना है। सो इस ट्रांजैक्शन में कमीशन को हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब है ठीक करना है। सो जब कमीशन लिखी थी 10,000, अब इसमें से 4,000 कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंट्स में प्लस माइनस के साइन होते हैं डेबिट क्रेडिट से। तो जब मिला क्रेडिट हुआ, तो जब जाएगा कटेगा डेबिट करेंगे, और इसके बदले में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एज अ लाइबिलिटी जनरेट हो गई। क्यों, क्योंकि जब उस पर्सन ने, सामने वाले ने हमें कमीशन एडवांस में दे दी, तो अब हमें नेक्स्ट ईयर उसको फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी। जिस भी सर्विस के लिए कमीशन मिली है वो सर्विस हम उसको देंगे, पैसा हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सो अब हमारी लाइबिलिटी है कि हम उसको पूरी सर्विस दें उस पैसे के लिए जो हम पहले से ले चुके हैं। सो एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई और एक इनकम एडजस्ट हो गई। यही एडजस्टमेंट एंट्री दो तरह से चेक करते हैं कि ये हमारी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एसेट है या लाइबिलिटी है, और सेकेंडली इसका इनकम और एक्सपेंस पे क्या इफेक्ट है। एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 अक्टूबर 5,000, आपने 1 अक्टूबर को पूरे ईयर का प्रीमियम पे किया। नाउ हमारा अकाउंटिंग ईयर जाता है अप्रैल ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर टू मार्च नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो इसके बीच में आपने अगर अक्टूबर में प्रीमियम पे किया पूरे ईयर का, तो उसमें से इस ईयर में तो सिर्फ 6 मंथ्स आए ना, इस अक्टूबर से नेक्स्ट अक्टूबर तक अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, इसका मतलब मार्च तक तो ये ईयर चल रहा है, बट उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके एडवांस में चले गए। सो इसका हाफ पीरियड मतलब 6 मंथ्स पीरियड एडवांस में है। सो जब आपने कमीशन इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर पे किया होगा, एज एन एक्सपेंस लिख लिया होगा, अब उस एक्सपेंस को आपको कम करना है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट आपको कम करना है 2,500 से। क्यों, क्योंकि ये प्रीपेड है, आपने इसको एडवांस में पे किया है। सो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, बिकॉज आपने एसेट जनरेट की। अब आप इंश्योरेंस का फायदा तो लोगे बट प्रीमियम पे नहीं करोगे क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी पेड है, राइट। सो इस तरह से हम एडवांस पेड एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। ये आप हर बार समझ के भी कर सकते हो, या एक बार आपने एंट्री समझ ली तो उनको रिवाइज करते जाओ, बार बार यहां से देखो, या आप हर बार समझो कि मेरा एक्सपेंस इनकम पर क्या इफेक्ट है और मेरी एसेट और लाइबिलिटी पोजीशन पर क्या इफेक्ट है। ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग, अब अगर आपकी ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग है मतलब आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो हमें क्या करना है, इनकम और एक्सपेंस में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है या एडजस्ट करना है, रिकॉर्ड करना है। क्यों, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी पे ही नहीं किया, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने इसे क्योंकि पे नहीं किया, आपने एंट्री नहीं की, तो एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। सो ऑडिट फी डेबिट हो गई, बट ये जो आउटस्टैंडिंग फी है ये हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी। दूसरा इफेक्ट है एसेट और लाइबिलिटी पर इफेक्ट।
सो ये हमारी लाइबिलिटी बन गई। क्यों? क्योंकि ये अब हमें पे करना पड़ेगा। ये आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर हमें ये फी पहले पे करनी पड़ेगी। सो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी अकाउंट। ओके, सो एज अ लाइबिलिटी आप इसको क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम पहले समझ चुके हैं। डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड एज एन एक्सपेंस, और जो भी एसेट है उसकी वैल्यू में ये कमी कर देता है। सो 20,000 10% पे सॉल्व कर लिया, 2,000 रुपीज ऑफ डेप्रिसिएशन। सो दैट कंप्लीट्स अवर एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर ऑफ 5 टाइप्स। 2 फॉर एक्सपेंसेस, एडवांस और आउटस्टैंडिंग, 2 फॉर इनकम, एडवांस और आउटस्टैंडिंग, और 1 है डेप्रिसिएशन एसेट्स पर। इन चारों एंट्रीज को समझने के लिए अगर आप इनको सिर्फ रटा लगाओगे, यू विल बी कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज नहीं हो, आप ये सोचो कि मुझे इसके 2 इफेक्ट नोट करने हैं। नंबर 1, ये जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस है, ये एसेट बना या लाइबिलिटी बना? क्या बना? अब एक्सपेंस अगर एडवांस में पे कर दिया, तो ये जो एडवांस पे किया, एक्सपेंस नहीं, ये जो एडवांस दिया, इस एडवांस की वजह से ये मेरी एसेट बन गया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हो? अगर आपने ट्यूशन फी दे दी, ठीक है, सो नेक्स्ट मंथ आपको ट्यूशन तो पढ़ने को मिलेगी, पैसा नहीं जाएगा क्योंकि वो तो पहले जा चुका। सो एडवांस में अगर एक्सपेंस पे किया, वो एसेट बन गया। सो एसेट और लाइबिलिटी में से इफेक्ट नोट करो। एज एन एसेट इस एडवांस को मैं डेबिट करूंगी, ठीक है, एडवांस डेबिट होगा, प्रीपेड अमाउंट डेबिट होगा। और सेकेंडली, इसका इफेक्ट इनकम या एक्सपेंस पे क्या है? अब क्योंकि ये एडवांस में है, इसका मतलब जब पे किया था मैंने एक्सपेंस को डेबिट रिकॉर्ड किया, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अब उसे एडजस्ट करने की बारी है, तो उसको क्योंकि कम करना है तो मैं इसमें क्रेडिट करूंगी, कम करके क्रेडिट करूंगी। अदर वे राउंड आउटस्टैंडिंग सोचोगे, सेम इफेक्ट ऑन इनकम एंड एक्सपेंस एंड इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अगर ये आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस अभी पे ही नहीं किया, इसका मतलब पे करना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी जनरेट हो गई। एज अ लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग अमाउंट लाइबिलिटी है, उसे क्रेडिट किया, और एक्सपेंस जो है वो मुझे अभी रिकॉर्ड करना है क्योंकि दिया नहीं तो लिखा नहीं, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, सिमिलरली हम इनकम्स को भी इन्हीं 2 क्राइटेरियाज पे स्टडी करते हैं। इसका इफेक्ट एज एन एसेट और लाइबिलिटी क्या है, एज एन इनकम और एक्सपेंडिचर क्या इफेक्ट है। ये दोनों इफेक्ट जब आप समझते हैं, उससे कंबाइन एंट्री एक एंट्री बन जाती है। So I hope this is clear to you. Next time we'll be taking up opening entry. Thank you.